नमस्ते साथियों। कल हमने जो पढ़ा था आवर्तबीजी पादपों में जनन, उससे आगे के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे आगे की क्लास लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने जो मैंने पढ़ाया है वो आपने घर पे पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। आगे हम बात करते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में। तो देखें, आवर्तबीजी पादपों में जनन में देखते हैं तो हमने कल बात की थी कि एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने बात की थी कि अलैंगिक जनन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है कि अनिषेक बीजता, पहला अनिषेक बीजता, और दूसरा आपके होता है कायिक प्रवर्धन। दूसरा होता है आपके कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। अनिषेक बीजता के बारे में हमने कल बात की थी कि अनिषेक बीजता का मतलब होता है कि बिना निषेचन के बीज से भ्रूण का क्या होना, निर्माण होना। उसे हमने क्या कहा, अनिषेक बीजता कहा। दूसरा हमने कहा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि पौधे के छोटे भागों से या पौधे के किन्हीं भी कायिक भागों से यदि पौधे का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। इस कायिक प्रवर्धन की हमने कल विधियों की बात की थी। कायिक प्रवर्धन जो था वो कायिक प्रवर्धन भी आपके कितने तरह का था, दो तरह का। एक आपके था प्राकृतिक और दूसरा आपके था कृत्रिम। तो प्राकृतिक हमने बात कहा है कि प्राकृतिक का मतलब होता है कि जिसमें इंसान का कोई रोग हो, यानी अपने आप होना। इनमें हमने बात की थी जड़, तना और पत्ती की, इन तीनों की मैंने बात की थी। फिर हमने कृत्रिम की बात की थी। कृत्रिम हमने तीन बात की थी। एक हमने बात की थी कर्तन की, फिर दूसरी हमने बात की थी दाब लगाना की, और तीसरी हमने बात की थी रोपण की। तो हमने कल कर्तन की बात कर ली थी, हमने कल दाब लगाने की बात कर ली थी। कर्तन हमने दो बात की थी, स्तंभ कर्तन, जड़ कर्तन, और उसी तरह हमने दाब में बात कर ली थी कि टीला दाब, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं, फिर हमने जो कल रोपण की बात की। रोपण का मतलब होता है कि किसी भी पौधे के दो अलग अलग भागों को यदि हम एक साथ जोड़कर एक नए पौधे का निर्माण कराएं तो वो क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। इनमें हमने बात की थी, ग्राफ्टिंग में हमने कहा था कि होता क्या है कि दो तरह के पौधे के भाग होते हैं। एक भाग होता है जिनमें अच्छे गुण होते हैं, और दूसरा भाग जो होता है कि उनमें क्या होता है कि निम्न गुण वाला पौधा होता है। तो हमने बात की थी कि एक भाग होगा कलम और एक भाग होगा आपका स्कंद। कलम जो होगा वो उच्च गुण वाला पादप का भाग होगा, और जो स्कंद होगा वो आपके क्या होगा, निम्न गुण वाला भाग होगा। इन दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़कर हम क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो हमने कल रोपण की विधियों के बारे में कल बात नहीं की, तो आज हम पहले बात करते हैं कि रोपण की कितनी प्रकार की विधियां होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखें, रोपण में तीन तरह की विधियां होती है। पहला होता है कि जीवी या जीवारोपण, दूसरी किरीट या मुकुट रोपण, और तीसरा कलिका रोपण। तीनों में क्या फर्क है देखें। पहला होता है जीवी या जीवारोपण। इनमें क्या होता है, कलम व स्कंद की मोटाई समान, यानी जो भी पौधे के दो भाग हम लेंगे वो दोनों भागों की जो मोटाई होगी वो बिल्कुल समान होगी। जैसे ये मान लो कि आपका कलम है और ये मान लो आपका स्कंद है। इस कलम और स्कंद की दोनों की आप देख सकते हैं कि मोटाई क्या है, बराबर है, ठीक है। इनमें क्या होता है, कलम और स्कंद दोनों में क्या करते हैं, वी आकार का चीरा लगाते हैं। कहने का मतलब इस तरह से कि मान लो कि आपने क्या किया, एक जमीन में पौधा लगा हुआ है, एक आपने ये पौधा लिया, पौधे का दूसरा भाग। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों की मोटाई जो है वो बिल्कुल समान है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों में वी आकार का चीरा लगा देंगे, यानी इसमें भी इस तरह का चीरा लगा देंगे, ये वी आकार का, और इसमें भी हम क्या करेंगे, उल्टे वी आकार का हम क्या कर देंगे, चीरा लगा देंगे। सॉरी, इस तरह से हम चीरा लगा देंगे, और इन दोनों को डालकर इससे क्या करेंगे, बांध देंगे, और कुछ दिनों बाद में क्या होगा, इनके जो उत्तक होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। क्या बात समझ आई कि नहीं। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड है किरीट या मुकुट रोपण। अब किरीट या मुकुट रोपण में क्या होता है कि जो आपका स्कंद है उस स्कंद की मोटाई जो है वो कलम से कई गुना ज्यादा होती है। स्कंद की जो मोटाई है वो कलम से क्या होती है, कई गुना ज्यादा मोटाई होती है। तो कहने का मतलब है कि आपने ये स्कंद लिया, अब इस स्कंद में कलम जो है वो इस तरह के है, और ये कलम है,
आप देख सकते हैं कि स्कंद की जो मोटाई है वो कलम से क्या है, कई गुना बड़ी है। तो इसमें क्या होगा कि जगह जगह पर हम क्या करेंगे कि इन कलम का रोपण कर देंगे। जगह जगह पर हम कलम का रोपण कर देंगे, यानी इस जगह पर कलम लगा दिया, इस जगह लगा दी, इस जगह, इस जगह। तो आप देख सकते हैं कि एक मुकुट जैसी संरचना बन जाती है। यानी इस सूत्र के ऊपर हम बाहर जगह जगह पर अगर हम लगा दें कलम तो एक मुकुट के समान संरचनाएं बन जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि मुकुट रोपण, मुकुट के समान संरचनाएं आप देखते होंगे। ठीक है, तब हम बात करते हैं आपके कलिका रोपण। कलिका रोपण में क्या होगा कि इनमें जैसे हम पौधे के तने के भाग लेते थे इन सभी में, अब हम क्या करेंगे कि किसी भी पौधे के जो स्कंद वाला भाग है उस स्कंद वाले भाग में जहाँ छाल है, छाल को हटाकर वहाँ क्या करेंगे, कलिका रोपण कर देंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कलिका रोपण कहलाता है। क्या मेरी बात समझ आएगी? रोपण की हमने बात क्या की, रोपण क्या किसे कहते हैं कि पौधे के दो अलग अलग भागों को लेकर क्या करना, उनको जोड़कर एक नए पौधे का निर्माण करना। रोपण के 3 विधियां थी, जीबी रोपण, किरीट मुकुट या कलिका रोपण। इनमें क्या होता है कि आपके कलम व स्कंद की मोटाई सेम, इसमें क्या होता है कि स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना ज़्यादा, और इसमें क्या होता है स्कंद के छाल में क्या किया जाता है, आपके कलिका का रोपण किया जाता है। क्या मेरी बात समझ आई? ये हमने बात कर ली अलैंगिक जनन के बारे में पूरी। अलैंगिक जनन क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे कैसे होता है, ये अलैंगिक जनन के बारे में सारी हमारी बात हो गई। अब हम आज बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए लैंगिक जनन के बारे में हमने कल क्या बात की थी कि हमने कहा था कि जो लैंगिक जनन है उस लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिनमें अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मकों का सेलन हो, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। या जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो लेकिन लैंगिक जनन आवर्त पौधे जो होते हैं उन पौधों में नर और मादा कहाँ होती है हमें तो पता नहीं, और पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता कहाँ है। तो पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो आपके क्या होता है कि लैंगिक जनन कहाँ होता है, पुष्पों के द्वारा। पुष्प यानी फूल, पुष्प यानी फूलों में ये होता है। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं पुष्प के। कोई भी पुष्प आप लोगे उस पुष्प के आपको 4 भाग मिलेंगे। पहला भाग होता है बाह्य दल पुंज, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं बाह्य दल। दूसरा दल पुंज। अब देखें बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। इसके एक भाग को हम कहते हैं बाह्य दल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सेपल। नंबर 2 दल पुंज, इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। इसके एक भाग को हम कहेंगे दल। क्या कहेंगे, इसके एक भाग को दल कहेंगे। नंबर 3 पुमंग, पुमंग के एक भाग को हम क्या कहेंगे, पुंकेसर कहेंगे। ये जो पुमंग है, ये पुमंग क्या है कि पादप का नर भाग है। पादप का क्या है, ये नर भाग है, यह नर भाग यानी नर जनन अंग है, ठीक है। नंबर 3 जायांग, जायांग तो इंग्लिश में कहते हैं गाइनोशियम। इसका एक भाग जो होता है वो कहलाता है अंडम। और ये भी क्या है कि ये मादा जननांग है। ये आपके क्या है, मादा जननांग, यानी मादा का क्या है कि जनन अंग है। तो कहने का मतलब है कि मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों भागों को मैं अलग अलग बांट सकता हूँ। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2 भाग हैं इन दोनों भागों को हम कहेंगे जननशील भाग, और इन दोनों भागों को हम कह सकते हैं अनावश्यक, या इसको हम एक और नाम दे देते हैं सहायक अंग। कहने का मतलब है कि पादप के जननांग, ये जनन में इन दोनों का कोई योगदान नहीं। जनन में केवल भाग को लेते हैं पुमंग और जायांग। यानी हमने पुष्प के 4 भागों में से 2 भाग हमने अलग किए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इन दोनों को हमने कहा अनावश्यक या आवश्यक अंग। नंबर 2 हमने बात की पुमंग और जायांग की। पुमंग और जायांग जो है वो जननशील भाग है, ठीक है, और इन्हें हम एक नाम और दे सकते हैं आवश्यक भाग। तो पुष्प के कितने भाग, वैसे पुष्प के 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं कि पुष्प के प्रकार की।
तो देखें पुष्प के दो प्रकार हो सकते हैं। पुष्प के दो प्रकार कैसे? एक पूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प। अब ये पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प को मैंने कैसे डिवाइड किया, कैसे बांटा? तो देखिए पूर्ण पुष्प उसे कहेंगे कि जिनमें ये चारों के चारों भाग उपस्थित हो, उसे मैं कहूँगा पूर्ण पुष्प। जिनमें ये चारों के चारों भाग क्या हो, उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प। और जिनमें ये चारों में से कोई भी भाग अनुपस्थित पाया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। पूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल सरसों, मटर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। दूसरा अपूर्ण पुष्प जिसके एग्जाम्पल लौकी और पपीता। और लौकी और पपीता के यदि आप पुष्पों को देखेंगे तो इनमें आज से आपको इनमें से कोई भी एक भाग आपको क्या मिलेगा? अनुपस्थित मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पुष्प की बात करें कि पुष्प की संरचना कैसे होती है। तो आप नॉर्मली गुलाब को आप दिमाग में इमेजिन करके चलो, गुलाब को आप इमेजिन कल्पना करके चलो। गुलाब का पौधा आपने देखा है? गुलाब के पौधे को जहाँ से आप पकड़ते हो, यानी जो डंडे टाइप संरचना होती है, उससे हम कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं उसे? पुष्पवृंत। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? जहाँ पुष्प को हम पकड़ते हैं वो भाग क्या कहलाता है? पुष्पवृंत कहलाता है। थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे डंडी से ऊपर तो आपको एक फूली हुई संरचना मिलेगी। उस फूली हुई संरचना को कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन की यदि आप संधि विच्छेद करें तो पुष्प प्लस आसन। आसन का मतलब बैठना, यानी पुष्प के जो चारों भाग है जहाँ पर स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या बात समझ आई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब आप गुलाब में थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको गुलाब में कुछ हरे कलर की पत्तियां दिखाई देती है। उन हरे कलर की पत्तियों को हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। उन हरे कलर की पत्तियों को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। ज्यादातर में हरी कलर की होती है, हो सकता है कि किन्हीं फूलों में अलग तरह की भी पाई जाए। तो ये बाह्य दल हरी होती है, तो हरी होती है इस कारण से ये प्रकाश संश्लेषण में अपना कुछ योगदान करती है। फिर उससे ऊपर आते हैं तो आपको गुलाबी पत्तियां दिखाई देती है। उन गुलाब जो हरी पत्तियां, उन हरी सभी पत्तियों में 10 पत्तियां हैं, उनमें से 10 पत्ती में से एक पत्ती आप निकाल दी तो वो एक भाग क्या कहलाएगा? बाह्य दल, यानी सेपल कहलाएगा। नंबर 2 दलपुंज। दलपुंज क्या होगा कि आपने गुलाबी पत्तियां देखी होगी, वो जो गुलाबी पत्तियां हैं वो गुलाबी पत्तियां क्या कहलाती है? दलपुंज। उसका एक भाग जो है वो आपका कहलाता है दल, या जिसे हम कहते हैं पेटल इंग्लिश में, और वैसे नहीं आए तो आप पंखुड़ी, आपको याद होगा पंखुड़ी कहते हैं। उसके ऊपर आते हैं तो आपको दिखाई देगा ये एंटीरियर संरचनाएं दिखाई देती है, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको आराम से साफ दिखाई दे। तो अब आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही होगी, ये 4 आपको डंडे दिखाई दे रही होंगी। इन डंडों को हम कहते हैं पुमंग। उसके यदि आप चारों पत्तियां हटाएंगे तो आपको दिखाई देगा पुमंग। उसके बाद यदि आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे गुलदस्ता होता है, उस गुलदस्ते जैसी संरचना दिखाई दे रही है, उस गुलदस्ते जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। तो ये एक पुष्प में क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या करते हैं? ये योगदान करते हैं। तो पुष्प के 4 भाग थे, चारों भाग में से 2 भाग जो बाह्य दलपुंज, इनको हमने अनावश्यक या सहायक चक्र में बांटा, और दूसरा जो था पुमंग और जायंग, उनको हमने माना जननशील भाग्य जनन में योगदान करते हैं। अब देखें आगे हम बात करते हैं कि यदि हम क्या करें कि पुष्प के जो आपके पुमंग है, उस पुमंग के एक भाग को यदि हम बाहर लें, ठीक है ना। ये हमने क्या किया कि पुमंग जो है, उस पुमंग को यदि हम बाहर लें तो पुमंग की संरचना जो होगी वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसके जो ऊपर वाले भाग हैं, इन भागों को कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। अब ये जो परागकोश हैं, ये परागकोश जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में द्विपालित पाए जाते हैं। द्विपालित का मतलब होता है 2 पालियां दिखाई। ये ऊपर से अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये इस तरह से संरचना दिखाई देती है, इस तरह से, यानी आपको 2 पालियां दिखाई दे रही है, तो इसलिए 2 पालित। लेकिन इसका एक अपवाद जो होता है वो होता है मालवेसी के पादप। इन मालवेसी के पादप जो होते हैं उनमें ये एक पालित पाया जाता है, यानी में एक ही होता है इस तरह का, ठीक है ना।
तो परागकोश कितने होते हैं? द्विपालित ज्यादातर में, एक पालित किस में होता है? आपके मालवेशी पौधे में। ये जो दोनों पालियां वो जुड़ी रहती है, और जो जुड़ी हुई को हम कहते हैं योजी। क्या कहते हैं? योजी। योजी जो होता है वो बंधीय भाग होता है। बंधीय का मतलब होता है कि ये जनन में कोई योगदान नहीं करता। ये डंडी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इस डंडी जैसी संरचना को हम कहते हैं पूतंतु। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिलामेंट, और इसको योजी को इंग्लिश में कहते हैं करेक्टिव। तो ये मैंने पुंकेसर की एक संरचना यानी पुंकेसर के बारे में आपको बताया। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पुंकेसर 3 भाग कौन से? नंबर 1 परागकोश, नंबर 2 योजी, और नंबर 3 पूतंतु। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं, यानी इसमें पुंकेसर में 3 भाग, और ये द्विपालित होता है, और ये इसका अपवाद क्या है? मालवेश। बस छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं आपके जायांग की। अब हम जायांग को लेते हैं। अब जायांग में आप कहेंगे सर यहाँ तो एक ही भाग दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। जिनमें एक होता है वो एक अंडपी कहलाता है, जिनमें 2 होता है वो आपके द्विअंडपी कहलाता है, जिनमें 3 होते हैं वो आपके त्रिअंडपी कहलाता है, जिनमें ज्यादा होते हैं वो बहुअंडपी कहलाता है संख्या के आधार पर। तो 1 से अनंत तक इनकी संख्या हो सकती है। तो हम अपनी सुविधा के लिए 1 बनाते हैं। तो यहाँ देखें, अगर हम बात करें इसकी संरचना की, हम बात करें तो इसकी संरचना आपके इस तरह की संरचना होती है, और अच्छे से बना लेते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है। इस संरचना में जो ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है व्रतिकाग्र। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? व्रतिका, या इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है ना? इसकी लंबी सी संरचना है, इस लंबी सी संरचना को कहते हैं व्रतिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो गोल संरचना दिखाई दे रही है, इस गोल संरचना को हम कहते हैं अंडाशय। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे या एक पाए जाते हैं बीजांड। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? जायांग का एक भाग क्या कहलाता है? अंडक। ये जो आप संरचना देख रहे हो ये अंडक की संरचना है। अंडक 1 हो सकते हैं तो एक अंडपी, 2 है तो द्विअंडपी, 3 है त्रिअंडपी, ज्यादा है तो बहुअंडपी। इस अंडक के भी 3 भाग होते हैं। पहला व्रतिकाग्र, दूसरा व्रतिका, और तीसरा जो है वो आपके है अंडाशय, जो कि आप आराम से इस जगह पर देख सकते हैं। यहाँ आपके पाया जाता बीजांड। हमेशा ध्यान रखना, ये अंडाशय बीजांड करते क्या है? अंडाशय जो है वो आपके निर्माण करेगा फल का। किसका निर्माण करेगा? फल का। और जो आपके बीजांड है, ये बीजांड आपके काम करेगा बीज का। आपने आम खाया होगा, आम के अंदर जो गुठली होती है वो आपके बीजांड से बनती है, जबकि अंडाशय किससे बनता है? जो खाने वाला भाग है वो अंडाशय से बनता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो ठीक बात है कि आपने आम की बात कर लिया, आप तरबूज की बात करें, तरबूज में तो बहुत सारे बीज होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो बीजांड है वो एक नहीं होते, अनेक होते हैं। 1 से लेकर अनंत तक बीजांड की संख्या हो सकती है। जितने बीजांड होंगे उस फल में उतने ही बीज का क्या होगा? निर्माण होगा, लेकिन अंडाशय एक ही होगा। क्या मेरी बात समझ आएगी? ये जो अंडाशय जो फल है, इस फल में आगे हम बात करते हैं कि सत्य फल है। सत्य फल की बात करनी आपने पढ़ा होगा 11th में। सत्य फल किससे कहते हैं? कि यदि फल का निर्माण अंडाशय से हो तो सत्य फल, और यदि फल का निर्माण अंडाशय के पौधे के किसी भी भाग से हो तो वो आपका क्या कहलाता है? असत्य फल। असत्य फल का एग्जाम्पल आपके लीची और सेम होता है, असत्य फल के एग्जाम्पल। तो आज हमने जो बात की वो अलैंगिक जनन के एक तो रोपण वाली बात की। रोपण क्या होता है, रोपण के कितने भाग होते हैं। फिर हमने आज बात की कि जो लैंगिक जनन है उस लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में कौन कौन योगदान करता है। लैंगिक जनन में आप देख सकते हैं पुष्प योगदान करते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं,
उसके कितने प्रकार हैं, पुष्प की संरचना, और उसके अंदर आप पुष्प के एक एक भाग की यानी अंडक की और पुंकेसर की हमने अच्छे से बात कर ली। तो जितना टॉपिक आज आपको पढ़ाया गया है, इस टॉपिक को अच्छे से घर पे पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो आराम से आप पूछें। इसी के साथ धन्यवाद। अच्छे से घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।